हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अय्याज जिस्म का भाग 10। शाम के 5 बज रहे थे। रंजीत को अभी एसपी ऑफिस जाना था। उसके बाद उसे पब में जाकर दारू पीनी थी। फिर फार्म हाउस जाना था, जहां आज अनुष्का नाम की कॉल गर्ल के साथ उसकी अपॉइंटमेंट था। रंजीत अपने ऑफिस से निकलकर सीधे एसपी कार्यालय जाने के लिए निकल जाता है। वर्ली एरिया का एसपी मिस्टर प्रभात रस्तोगी रंजीत से उसका अच्छा परिचय था। थोड़ी देर में रंजीत कार चलाता हुआ एसपी कार्यालय के परिसर में पहुंच जाता है। प्रियंका केस में फंसने की संभावना से बचने के लिए रंजीत एसपी से मिलने आया हुआ था। प्रभात रस्तोगी एक भ्रष्टाचारी अधिकारी था। पैसे लेकर किसी भी केस को किसी भी दिशा में मोड़ देने का साहस कर लेता था। यह बात रंजीत को अच्छी तरह से मालूम थी। कार पार्किंग करके एसपी ऑफिस के चैम्बर के सामने पहुंच जाता है। चैम्बर के बाहर तैनात सिपाही रंजीत को जानता था। वह रंजीत को सलाम ठोककर बैठने को कहता है और अंदर जाकर एसपी साहब को रंजीत के आने की सूचना देता है। रंजीत वहीं ऑफिस के बाहर वेटिंग रूम की चेयर में बैठ जाता है। एसपी साहब सिपाही को 5 मिनट बाद घंटी बजने से रंजीत को अंदर भिजवाने को कहता है। सिपाही बाहर निकलकर रंजीत को बता देता है। रंजीत में अपने पास्ट लाइफ के कारण उसके दिमाग में एक सेक्स विकृति आ चुकी थी। वह औरतों से बेरहमी से पेश आता था, उनसे नफरत किया करता था। औरत के प्रति उसके मन में घृणा की भावना आ गई थी। उसके मन में उन्हें तड़पाने, सेक्स उत्पीड़न करने और उन्हें बर्बाद करने से उसके मन को आत्मीय संतुष्टि मिलती थी। लेकिन इस काम में जोखिम भी था। रंजीत से धोखा खाने वाली औरतों से उसकी परेशानियां भी बढ़ती जा रही थी। उन परेशानियों से जूझने में भी रंजीत को एक अलग मज़ा आता था और उसे किसी भी तरह से निपटाने में लग जाता था। अभी तक कई लड़कियों की ज़िंदगी से खेल चुका था। कुछ को तो पैसे देकर उनका मुँह बंद करा चुका था और कुछ को कंपनी की नौकरी से निकाल देने और जान से मारने की धमकी देकर चुप करा चुका था। यह एक तरह से रंजीत का मानसिक दिवालियापन था। रंजीत किस्मत वाला था। बाप की मेहनत से बनी हुई कंपनी का सीईओ बन गया था। पैसों की कमी नहीं थी। उसके पिता को उसकी अय्याशी का एहसास था। उन्होंने कई बार रंजीत को शादी कर लेने को कहा था, पर हर बार रंजीत हंसी मजाक में टाल देता था। रंजीत के पिता अंतिम बार रंजीत को समझाने के उद्देश्य से रंजीत के चैम्बर में आकर कहे थे, रंजीत बेटा, मैं यह सोच रहा था कि वर्णता की 2 साल बाद बीएससी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद शादी करनी होगी। उसके पहले घर में बहू आ जाती तो अच्छा रहता। रंजीत के पापा उसकी अय्याशी को पूर्ण विराम देने के उद्देश्य से रंजीत के सामने यह शादी प्रस्ताव रखा था। पर जैसे अपने पिता की बात सुनता है तो उसे गुस्से से लाल पीला होकर कहता है, पापा, मैंने कई बार आपको कह चुका हूँ कि मुझसे शादी की बात मत किया करो। आपने ये बात आज मेरे सामने कह दी, आइंदा मत कहिए। आपको मालूम है मम्मी ने आपके साथ क्या किया था। रंजीत यह बात पहली बार अपने पापा के सामने कही थी। रंजीत के पापा यह बात सुनकर उसका मुंह छोटा हो जाता है। कहता है, हाँ मुझे मालूम है, पर उसने जो भी किया 3 बच्चे होने के बाद किया था। आज तुम तीनों जो मेरा सहारा बने हो वो उसी की ही देन है। रंजीत शायद कुछ कहने जा रहा था। रंजीत के पापा ने हाथ के पंजों को स्टोव की मुद्रा में दिखाते हुए कहते हैं, पहले मेरी बात को पूरी होने दो, उसके बाद तुम्हें जो कहना है कह लेना। रंजीत के पिता भावुक हो जाते हैं और आगे कहते हैं, बेटा, तुम्हारी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। आज जिस कंपनी का मैं डायरेक्टर बनकर बैठा हूँ उसमें तुम्हारी माँ का मेरे प्रति समर्पण, प्रेम और एक समय तक बच्चे को पालने में उसका योगदान और त्याग की भावना का हाथ है। उसने मुझे 3 सुंदर बच्चे देकर मेरा जीवन का आधार और सहारा देकर चली गई, वरना आज इतना बड़ा एम्पायर किसके काम आता। मैं तुम्हारी माँ को क्लीन चिट नहीं दे रहा। आज अगर वह होती तो वह इस कंपनी की 50% की शेयर होल्डर होती। वह ऐसे समय में हमें छोड़कर चली गई जब मुझे और बच्चे को उसकी सख्त ज़रूरत थी। वह बीच में बहक गई। वो मेरे कारण मैंने इस दौरान उसके सुख सुविधा का ध्यान नहीं रख पाया और मेरे इग्नोरेंस का यह नतीजा हुआ कि वह राजीव अंकल के संपर्क में आ गई। यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसे जरा से अपने जज्बातों पर संयम बरतना था। पर तुम अपनी माँ के कारण अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? हर औरत तुम्हारी माँ जैसी नहीं होती। सबको एक नज़र से देखना बंद करो और मेरी बात मान लो और एक अच्छी सुशील और सुंदर लड़की के साथ शादी करके घर बसा लो। रंजीत अपने पापा की बातों को सुनकर उसका गुस्सा शांत हो जाता है और वह भावुक होकर कहता है, पापा, 14 साल की उम्र में माँ ने जो किया वह मेरे अंतरात्मा की जड़ों में घुस चुका है। अगर मेरे मनोचिकित्सक डॉक्टर वीरेंद्र दुबे नहीं होते तो शायद मैं उन चल चित्रों और यादों से बाहर कभी नहीं निकल पाता और शायद मैं पागल भी हो चुका होता। आज भी कभी मेरे मानस पटल पर वह दृश्य आ जाते हैं तो मेरे शरीर की सारी इंद्रियों के सांप सूंघ जाता है। मैं ठंडा पड़ जाता हूँ। डर लगने लगता है कि अनजान व्यक्ति कहीं हमारी खुशियाँ लूट कर न चला जाए।
इसलिए पापा मुझे अपने हाल में छोड़ दीजिए। मेरी शादी की चिंता आप मत कीजिए। आप और मैं मिलकर वर्णा की शादी और अजीत के भविष्य की चिंता करते हैं। रंजीत के पिता समझ जाते हैं कि इसके पास अपना सिर फोड़ना भैंस के आगे बीन बजाना जैसे है। ठीक है बेटा, अब मैं सिर्फ ईश्वर से ही प्रार्थना करूँगा कि तुम्हें सद्बुद्धि दे, कहते हुए चैम्बर से निकल जाते हैं। उस दिन के बाद से रंजीत के पापा रंजीत से शादी कर लेने की बात कभी नहीं कहते हैं। रंजीत के पास वर्तमान में मालती जायसवाल, प्रियंका शिंदे और चित्रा राजपूत नाम की समस्या जस की तस बनी हुई थी। रंजीत को फिलहाल संगीता बोराडे पति का नाम अमोल बोराडे से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि रंजीत ने उसे सेक्स वीडियो का पेन ड्राइव वापस कर चुका था और उसे फ्री कर चुका था। थोड़ी देर बाद घंटी बजती है। सिपाही उसे चैम्बर में आ जाने को कहता है। रंजीत अपनी सीट से उठकर अंदर चैम्बर में जाने लगता है। रंजीत टेबल के उस ओर राउंड चेयर में बैठा एसपी प्रभात रस्तोगी की ओर देख एक हाथ से सलाम करते हुए कहता है, नमस्ते एसपी साहब। नमस्ते। एसपी साहब रंजीत को देखकर कहता है, नमस्ते नमस्ते, आइए रंजीत जी बैठिए। इंस्पेक्टर पवार आपको फ़ोन करने वाले थे, मैं भी उन्हीं से बातें कर रहा था। रंजीत कहे, पवार जी तो सुबह आए थे, उनसे मेरी बात होने के बाद मैंने आपसे मिलने की सोची। प्रभात रस्तोगी, हाँ आए होंगे, पर प्रियंका मर्डर केस में अभी एक नया ट्विस्ट आ गया है। रंजीत एसपी की बात सुनकर चौंक जाता है और मन में एक भय समझ जाता है कि ऐसा क्या ट्विस्ट आ गया होगा, कहीं उससे संबोधित तो नहीं। रंजीत कहता है, पवार साहब ने बताया कि प्रियंका प्रेग्नेंट थी, तो क्या इसके अलावा भी कोई और ट्विस्ट है? एसपी रस्तोगी कहते हैं, हाँ रंजीत जी, नया ट्विस्ट। यह नया ट्विस्ट आपको बताऊंगा, पर मुझे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। रंजीत तुरंत उत्साहित होकर पूछता है, जी ज़रूर कहिए। एसपी रस्तोगी कहते हैं, लोखंडी एंटरप्राइजेज में राजेश वागले कौन से पद पर कार्य करता है और वह कैसा है? रंजीत कहता है, वागले नाम का एक लड़का कंप्यूटर सेक्शन में काम तो करता है, वह शायद सीनियर कंप्यूटर ऑपरेटर है, पर उसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। आप कहें तो मैं अपने सेक्रेटरी पूछ कर बता सकता हूँ। एसपी रस्तोगी, नहीं अभी ज़रूरत नहीं है, पवार जी कल आपके कार्यालय में जाकर उसका बायोडाटा और अन्य जानकारी ले लेंगे। रंजीत जिज्ञासा के साथ पूछता है, राजेश वागले से क्यों पूछ रहे हैं? प्रियंका केस में इसका कोई हाथ है क्या? रस्तोगी जी आगे बताते हैं। उसे सुनकर रंजीत के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। उसे एक पल के लिए विश्वास नहीं होता। रंजीत का सिर घूम जाता है। एसपी रस्तोगी जी बताते कि हाँ, राजेश वागले ने आज शाम 4 बजे वर्ली थाने में जाकर अपने आप को सरेंडर करके प्रियंका मर्डर करने की बात को कबूल कर लिया है। रंजीत सुनकर उसके मुंह से निकल जाता है, क्या? एसपी रस्तोगी, हाँ जी, यह सुना है कि उसने अपने लिखित बयान में कहा कि उसने प्रियंका को छत पर मिलने को बुलाकर 5वीं मंजिल के पैरापेट पोल से मुंह के बल नीचे धकेल दिया। राजेश उससे प्रेम करता था, पर प्रियंका उससे प्यार नहीं करती थी। वह शायद तुमसे भी प्यार करती थी। यह बात राजेश वागले को मालूम थी। इस बात को लेकर उनके बीच तनातनी रहती थी। अब इससे और पूछताछ चल रही है। कल तक सारी बातें और स्पष्ट हो जाएंगी। रंजीत के लिए यह एक सरप्राइज न्यूज़ थी। उसे भी लग रहा था कि प्रियंका इस तरह आत्महत्या कैसे कर सकती है। ना सुसाइड ना कोई कारण, और उससे कभी भी राजेश के बारे में कोई जिक्र तक नहीं की थी। उसने तो अपनी प्रेगनेंसी की बात भी रंजीत को नहीं बताई थी। क्या होगा आगे, जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था अय्याज जिस्म का भाग 10। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।